कि साहब उनकी फाइल नहीं मिल रही है, चंद्रशेखर आज़ाद जी की व्यक्तिगत फाइल नहीं मिल रही है। तो वो एक तरीके से कह सकते हैं कि मेरे लिए स्टार्टिंग पॉइंट था, एक इंटरेस्ट पैदा हुआ कि भाई ऐसी कौन सी फाइल है जो नहीं मिल रही है और ऐसा क्या है कि जो हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। चूँकि होता यही कि मार्केट में जो उपलब्ध है और हम आप जो पढ़ते हैं हम उसको मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि भाई यही चीज़ होगी। अगर एक नहीं 5 लोगों ने एक ही चीज़ लिखा है, 10 लोगों ने एक ही चीज़ लिखा है, तो इन जनरल हम लोग वी जस्ट एक्सेप्ट इट एज इट इज़। तो फिर वो एक इंटरेस्ट का पॉइंट मेरा शुरू हुआ, खोजबीन शुरू हुई, कई जगहों पर जाना हुआ और फिर वो फाइल भी मिली। पहले तो यहीं पे खोजा गया, यहाँ नहीं मिली। यहाँ का जो थाना है कर्नलगंज, वहाँ रजिस्टर नंबर 8 में अभी भी वो इबारत लिखी हुई है जिस दिन शहादत हुई है, जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो उर्दू में अभी लिखी हुई है। इस किताब में पीछे आप देखेंगे तो उसकी फ़ोटो भी लगी है और उस रजिस्टर नंबर 8 की, तो उसमें वो अभी उर्दू में लिखा हुआ है चंद्रशेखर आज़ाद, एक साथी का दूसरे साथी का नाम लामालूम, और धारा जो है ता लिख करके बिंदी लगी हुई है, ताजराते हिंद की दफ़ा 307। हालांकि बहुत सारी चीज़ें नहीं भी मिल पाई, जैसे उस समय का जो मालखाना रजिस्टर रहा होगा जिसमें शहादत के बाद की जितनी चीज़ें रही होंगी दर्ज रही होंगी, 1975 तक तो वो ट्रेस हो पा रहा है, लेकिन उसके बाद से वो ट्रेस नहीं हो पा रहा है कहाँ है। लेकिन जिस फाइल के मिलने के बाद ये पुस्तक एक्चुअल में शुरू हुई और जिसने चंद्रशेखर आज़ाद जी के जीवन पे एक वैल्यू एडिशन में मानता हूँ कि किया है, वो उनकी अभिसूचना विभाग की फाइल थी, टेंट की फाइल। राजेश जी से बात हुई, मैंने उनसे एक ही प्रश्न किया कि क्या कहीं उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी निकली है आज़ाद जी की। तो इनका कहना था कि बहुत पहले, आज से लगभग 10 साल पहले मैंने लीडर में देखी थी। अब लीडर कहाँ मिले, फिर खोज शुरू हुई तो भारतीय भवन में लीडर मिला, और जब हमने उस पन्ने को खोला तो पूरा उस दिन के 2 दिन की न्यूज़, 1 मार्च की और 2 मार्च की, 27 फरवरी की शहादत है, 28 का महीना था, 1 मार्च और 2 मार्च की जो न्यूज़ है पूरे 2-2, 3-3 पेज की न्यूज़ है, जिसमें फोटोग्राफ्स भी लगे हैं और डिटेल है। मतलब अगर आप इस पुस्तक के साइज में ले आए तो कम से कम 22-23 पन्ने का मैटर उसमें छपा हुआ है और उसमें हर चीज़ है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट से लेकर के कैसे क्या हुआ, तो शहादत की तो सारी चीज़ उसमें उपलब्ध है, कौन आया, कब दाह संस्कार हुआ, कैसे हुआ, वो सारी चीज़ उसमें डिटेल मौजूद है। इस सर्च के दौरान जब हमने खोजना शुरू किया तो हिंदी और इंग्लिश में जो मेरा अपना मानना है कि कम से कम आज़ाद जी के ऊपर 200 से कम किताबें नहीं हुई मार्केट में आज की डेट में। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि वो सब कट पेस्ट है, किसी एक ने अगर लिखा है तो दूसरे ने भी वही लिखा है, या लिखा क्या है उठा करके उसने छाप दिया है। और अगर आप किसी से बात करेंगे तो कहेगा कि साहब मैंने किताब लिखी, बड़ा मतलब उसमें शोध किया है। शोध क्या किया है, मार्केट की 10 किताबें उठाई और 11वीं किताब अपनी लिख दिया, उसी को वो शोध मान रहे हैं। खैर, तो जब शुरुआत होती है उनके पहले तो पुरखों से शुरुआत होती है। पुरखों के बारे में ये जानकारी मिली, बहुत प्रमाणिक तरीके से मिली, इस किताब में भी आई है कि उनके पुरखे मूलतः कानपुर के रहने वाले थे। फिर हमने उस गांव को विजिट किया जहां का बताए जा रहे थे वो भौती, कुछ लोगों से वहां बात हुई। फिर हमने वहां के मुआफिस खाने को, जो रिकॉर्ड रूम होता है कलेक्टर के ऑफिस में, वहां जाकर के देखा, जो आज तक के इतिहास में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। हम सभी को जो पता है, जो हम लोग बचपन से पढ़ते रहे कि चंद्रशेखर आज़ाद को एक बार सजा हुई थी जिसमें उनको 15 बेत मारी गई थी और फिर उन्होंने कसम खाई कि आज के बाद मैं आज़ाद हूं, मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा। ये सारी बातें सारी किताबों में हैं, जो उस समय किसी को पता ही नहीं था। सच्चाई तो यही थी कि आज़ाद जी के शहादत के कई वर्षों तक, मतलब 10 वर्षों तक लोगों को सही जानकारी नहीं थी कि वो एग्जैक्ट रहने वाले कहाँ के थे। क्योंकि 5-6 साल तक वो बनारस में रहे थे तो लोगों का ये इंप्रेशन था कि ही वॉज बेसिकली फ्रॉम बनारस, लेकिन वो बहुत बाद में जाकर के पता चला कि ही वॉज नॉट फ्रॉम बनारस, वो बदरका के रहने वाले कुछ कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अलीराजपुर के रहने वाले। तो बाद में वो स्टोरी लाइन क्लियर हुई। तो जब मैंने उसको खोजना शुरू किया कि भाई ये कहानी फिर कैसे प्रिवेल की, या ये स्टोरी लाइन ये आगे कैसे बढ़ती गई, तो वो उसके बाद कहीं नहीं मिलती। ये जो मैं कह रहा हूँ, अपना नाम आज़ाद उन्होंने बताया, पिता का नाम उन्होंने स्वतंत्र बताया और घर जेल खाना बताया, जुड़ा हुआ है कि ये पिस्तौल थी ही नहीं। धर्मेंद्र गौड़ ने कहा कि भाई वो तो माउजर था। उसके ऊपर इस किताब में आपको कम से कम 10 पृष्ठ मिलेंगे उस सिर्फ पिस्तौल की ओरिजिनल फाइलों से कि वो कैसे डेवलप की है। तो आज तक दुनिया यही मानती थी कि उस समय सिर्फ 2 लोग थे, लेकिन उस समय के जितने ओरिजिनल कागज है सब में 3 लोगों को उल्लेख है। लीडर अखबार में है, पायनियर अखबार में है, आज अखबार में है, पहली जीवनी में उनके है, जो इंट की फाइल्स है उसमें उसका उल्लेख है, और जो लोगों ने बयान दिए हैं उस समय को उसमें उल्लेख है कि उनके 2 नहीं, 1 नहीं 2 साथी थे। तीसरा साथी कौन था आज तक किसी ने नोटिस ही नहीं दिया। अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की स्मृतियों को मैं नमन करता हूँ, और ये हम सभी के लिए गर्व का भी विषय होना चाहिए। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि जिस ज़मीन पे उनका रक्त गिरा, जहाँ से क्रांति का वो उद्गार उठा
कि शहादत की 93-94 साल बाद भी हम उन्हें याद करने के लिए न सिर्फ विवश हैं बल्कि याद करके अपने आप को धन्य समझ रहे हैं। जैसा कि अभी राजेश जी ने अपने उद्बोधन के दौरान बताया कि इस पुस्तक की शुरुआत इसी कक्ष से हुई थी। सितंबर 2022 में यहाँ पर पहला वक्तव्य हुआ था और ये भी बड़ा एक संयोग ही कहा जाएगा कि जब यहाँ पर मेरी पोस्टिंग हुई, मैं इसमें 4th बटालियन में हूँ, 4th बटालियन धूमनगंज में है, वहाँ पे सेना नायक के तौर पे हूँ। लिखने पढ़ने का शौक़ तो रहा है, इलाहाबाद हम लोगों की कर्म भूमि रही है, सिलेक्शन हमारा यहीं से हुआ है और एक नहीं 3 नौकरियाँ मिली हैं, तीसरी नौकरी है। उस समय भी पढ़ते थे हम लोग और बचपन के दिन याद है जब हम लोग प्रभात फेरियाँ निकाला करते थे तो उसमें चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी की जय एक ही सांस में बोलते थे। जो हमारा कॉमन हिस्ट्री है, जो सामान्य जनरल हिस्ट्री है, उसमें चाहे जो डिस्क्रिमिनेशन रहा हो कि क्रांतिकारियों को वो स्थान ना दिया गया हो जो जिस स्थान के वो पात्र थे, जिसको वो होल्ड करते थे, लेकिन जो आम जनता थी उसने सबको एक ही स्वर में स्वीकार कर लिया था। उनके लिए क्रांतिकारियों का और महात्मा गांधी का कोई अंतर नहीं था। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि बचपन में सभी ने लगाई हैं प्रभात फेरियाँ, सभी ने लगाए हैं नारे और वो एक ही स्वर में कहते थे। महात्मा गांधी जी की भी विजय करते थे, सुभाष चंद्र बोस जी की भी, भगत सिंह जी की भी और चंद्रशेखर आज़ाद जी की भी। तो जब यहाँ पर मैं पहली बार आया तो कुछ लोगों से मुलाकात हुई, पढ़ने लिखने का शौक़ था, अभिलेखागार जाना शुरू किया, म्यूजियम जाना शुरू किया, तो एक बात बार बार उठ के आई कि साहब उनकी फ़ाइल नहीं मिल रही है, चंद्रशेखर आज़ाद जी की व्यक्तिगत फ़ाइल नहीं मिल रही है। तो वो एक तरीके से कह सकते हैं कि मेरे लिए स्टार्टिंग पॉइंट था, एक इंटरेस्ट पैदा हुआ कि भाई ऐसी कौन सी फाइल है जो नहीं मिल रही है और ऐसा क्या है कि जो हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। चूँकि होता यही कि मार्केट में जो उपलब्ध है और हम आप जो पढ़ते हैं हम उसको मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि भाई यही चीज़ होगी। अगर एक ने नहीं 5 लोगों ने एक ही चीज़ लिखा है, 10 लोगों ने एक ही चीज़ लिखा है, तो इन जनरल हम लोग वी जस्ट एक्सेप्ट इट एज इट इज़। तो फिर वो एक इंटरेस्ट का पॉइंट मेरा शुरू हुआ, खोजबीन शुरू हुई, कई जगहों पर जाना हुआ और फिर वो फाइल भी मिली। पहले तो यहीं पे खोजा गया, यहाँ नहीं मिली। यहाँ का जो थाना है कर्नलगंज, वहाँ रजिस्टर नंबर 8 में अभी भी वो इबारत लिखी हुई है जिस दिन शहादत हुई है, जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो उर्दू में अभी लिखी हुई। इस किताब में पीछे आप देखेंगे तो उसकी फ़ोटो भी लगी है और उस रजिस्टर नंबर 8 की, तो उसमें वो अभी उर्दू में लिखा हुआ है चंद्रशेखर आज़ाद, एक साथी का दूसरे साथी का नाम लामालूम और धारा जो है वो ता लिख करके बिंदी लगी हुई है, ताजराते हिंद की दफ़ा 307, जो कि जनरली उसमें इनकाउंटर्स में होता है। इनकाउंटर के दौरान जो पुलिस लिखती है, मुठभेड़ में जो लिखती है वो लिखा हुआ है और बिल्कुल फेड होती हुई स्याही, नीले रंग की स्याही अब धीरे धीरे अपना रंग खो रही है और जो रजिस्टर भी है वो भी सीड़न से ग्रस्त है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें नहीं भी मिल पाई, जैसे उस समय का जो मालखाना रजिस्टर रहा होगा जिसमें शहादत के बाद की जितनी चीज़ें रही होंगी दर्ज रही होंगी, 1975 तक तो वो ट्रेस हो पा रहा है, लेकिन उसके बाद से वो ट्रेस नहीं हो पा रहा है कहाँ है। लेकिन जो जिस फाइल के मिलने के बाद ये पुस्तक एक्चुअल में शुरू हुई और जिसने चंद्रशेखर आज़ाद जी के जीवन पे एक वैल्यू एडिशन में मानता हूँ कि किया है, वो उनकी अभिसूचना विभाग की फाइल थी, एंड की फाइल। और वो भी बड़ा संयोगिक है कि वहाँ पर शासन परमिशन देता है, ऐसे आप देख नहीं सकते, सेंट्रल रिकॉर्ड है, शासन से परमिशन हमने लिया और वहाँ पे गए तो हमने वहाँ पर पूछा कि क्या कोई ऐसी फाइल मौजूद है। तो जो लेडी उस को देखती हैं सेंट्रल रिकॉर्ड को, उन्होंने कहा कि सर ये रखी हुई है, टेबल पे रखी हुई थी वो फाइल। तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मैंने आगे पूछा और इसने बिल्कुल से दिखा दिया कि साहब यहाँ रखी हुई है। तो जब मैंने उसको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया कि क्यों आखिर यहाँ पे रखी हुई थी, तो पता चला कि वहाँ के किसी सीनियर अधिकारी ने मंगाया था उस फाइल को और उसको देखने के बाद उनकी कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा यार इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या है इसमें, क्योंकि जब तक आप बैकग्राउंड उसका नहीं जानेंगे, जब तक सारी लिखी हुई चीज़ें उसके पीछे के नहीं जानेंगे, जिस ऐतिहासिक कालखंड में वो संघर्ष कर रहे थे या इस देश की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दे रहे थे हमारे क्रांतिकारी, जब तक आप उस कालखंड को पूरी तरीके से नहीं जानेंगे तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि आप उसको पूरी तरीके से समझ पाएँ। राजेश जी से बात हुई, मैंने उनसे एक ही प्रश्न किया कि क्या कहीं उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी निकली है आज़ाद जी की। तो इनका कहना था कि बहुत पहले, आज से लगभग 10 साल पहले मैंने लीडर में देखी थी। अब लीडर कहाँ मिले, फिर खोज शुरू हुई तो भारतीय भवन में लीडर मिला और जब हमने उस पन्ने को खोला तो पूरा उस दिन के 2 दिन की न्यूज़, 1 मार्च की और 2 मार्च की, 27 फरवरी की शहादत है, 28 का महीना था, 1 मार्च और 2 मार्च की जो न्यूज़ है पूरे 2-2, 3-3 पेज की न्यूज़ है, जिसमें फोटोग्राफ्स भी लगे हैं और डिटेल है। मतलब अगर आप इस पुस्तक के साइज में ले आए तो कम से कम 22-23 पन्ने
का मैटर उसमें छपा हुआ है और उसमें हर चीज़ है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट से लेकर के कैसे क्या हुआ, तो शहादत की तो सारी चीज़ उसमें उपलब्ध हैं, कौन आया, कब दाह संस्कार हुआ, कैसे हुआ, वो सारी चीज़ उसमें डिटेल मौजूद है। तो वहाँ से फिर एक जो इंटरेस्ट पैदा हुआ वो चलता ही रहा और फिर सर्च भी चलती रही। इस सर्च के दौरान जब हमने खोजना शुरू किया तो हिंदी और इंग्लिश में जो मेरा अपना मानना है कि कम से कम आज़ाद जी के ऊपर 200 से कम किताबें नहीं होंगी मार्केट में आज की डेट में। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि वो सब कट पेस्ट है, किसी एक ने अगर लिखा है तो दूसरे ने भी वही लिखा है, या लिखा क्या है उठा करके उसने छाप दिया है। और अगर आप किसी से बात करेंगे तो कहेगा कि साहब मैंने किताब लिखी, बड़ा मतलब उसमें शोध किया है। शोध क्या किया है, मार्केट की 10 किताबें उठाई और 11वीं किताब अपनी लिख दिया, उसी को वो शोध मान रहे हैं। खैर, तो जब शुरुआत होती है उनके पहले तो पुरखों से शुरुआत होती है। पुरखों के बारे में ये जानकारी मिली, बहुत प्रमाणिक तरीके से मिली, इस किताब में भी आई है कि उनके पुरखे मूलतः कानपुर के रहने वाले थे। फिर हमने उस गांव को विजिट किया जहां का बताए जा रहे थे वो भौती, कुछ लोगों से वहां बात हुई। फिर हमने वहां के मुआफिस खाने को, जो रिकॉर्ड रूम होता है कलेक्टर के ऑफिस में, वहां जा करके देखा, वहां से कुछ चीज़ें निकाली, वो भी इस किताब में डाली है। तो वो तो बहुत थोड़ी सी चीज़ें हैं। फिर जो उनका प्रमाणिक इतिहास मिलना शुरू होता है, जैसे उनके बचपन का जो गाँव है भाबरा है, वहाँ के कलेक्टर संयोग से हमारे बैचमेट रहे हैं। ही वॉज इन IPS, लेकिन बाद में उनका IS में सिलेक्शन हो गया, तो वो संयोग से वहीं पे पोस्ट है। उनको हमने बताया तो उन्होंने एक SDM को स्पेशली डिप्यूट कर दिया कि भाई ये जो मांगे इनको उपलब्ध कराओ। तो एक तो हमको ये सुविधा हो गई कि हम क्वेश्चनार बना करके भेजते रहे और उसके उत्तर हमें आते रहे, तो बहुत सारी लोकेलिटी की चीज़ें वहाँ से भी मिलती रही। हालांकि अभी भी बहुत सारे पेपर्स हैं जो देखने बाकी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें मिली। गजेटियर बहुत मुश्किल से मिला, जो मालवा क्षेत्र का गजेटियर है उसमें वहाँ का अलीराजपुर का और भाभरा का गजेटियर मिला, और संयोग से 1906 या 7 का ही वो 8 का गजेटियर है छपा हुआ, और चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म 1906 का है। तो मतलब उसको पढ़ने से आपको उस समय क्या देश काल और परिस्थितियाँ थी, वहाँ का रहन सहन कैसा था, खान पान कैसा था, उससे प्रमाणिक जानकारी और कहीं नहीं मिल सकती आप। तो एक तो हमने उसको भी लिया। सेंसस, जो जनगणना की रिपोर्ट्स होती है 1901 से ऑनवर्ड जो है, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। अब संयोग बनते गए, हमको तो यही लगता है कि संयोग बनता गया कि यही उत्तर प्रदेश के एक रहने वाले व्यक्ति से हमारी भेंट हुई जो भोपाल में इसमें सेंसस में है। उन्होंने सारे आंकड़े हमें फिर भेजे PDF में निकाल करके, तो फिर हम लोगों ने उसकी भी स्टडी की। लेकिन जो सबसे प्रमाणिक तौर से जो सूचनाएं मिलना शुरू हुई आज़ाद जी के ऊपर, वो आज अखबार में मिलना शुरू हुई, और बनारस में। आज अखबार तो वैसे त्रिमूर्ति भवन में भी संग्रह है उसका, लेकिन जो सबसे बड़ा संग्रह है या कंप्लीट संग्रह जिसको कह सकते हैं, वो काशी नागरिक प्रचारणी सभा जो है, अब तो बीच बीच में लिटिगेशन की वजह से वो बंद भी हो जाती है, लेकिन उनके पास है वो। तो और संयोग ये भी रहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की ड्यूटियां आती रही, बीच बीच में हम जाते रहे और उसी में समय निकाल करके। तो ऐसा नहीं कि हमने अलग से कोई टाइम डिवोट किया है इस किताब के लिए, या हमने फुल फ्लेज यही काम किया है, क्योंकि सर्विस की भी व्यवस्थाएँ रहती हैं। जो लोग सर्विस में यहाँ सभी को पता है कि कितना काम रहता है। तो वो ड्यूटियों के दौरान ही हुआ कि हमने दिन भर ड्यूटी किया और शाम को हमने बात कर लिया कि भाई हम 5 बजे आ रहे हैं, जरा 4:30 बजे आपकी खुली रहती है, 5:30 बजे तक आज खोल लो। उनसे रिक्वेस्ट की, वो मान गए। फिर हमने जाकर के उससे निकलवा करके देखा, तो इंड की फाइलों में जो इंटरेस्टिंग पार्ट मिला, जो आज तक के इतिहास में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। हम सभी को जो पता है, जो हम लोग बचपन से पढ़ते रहे, कि चंद्रशेखर आज़ाद को एक बार सजा हुई थी जिसमें उनको 15 बेत मारी गई थी, और फिर उन्होंने कसम खाई कि आज के बाद मैं आज़ाद हूँ, मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊँगा। ये सारी बातें सारी किताबों में हैं। ये जो बातें मैं बता रहा हूँ, उनके जो बिल्कुल निकटस्थ मित्र हैं, विश्वनाथ वेल सम्पायन जी, तो 5 वर्ष तक बतौर बॉडीगार्ड इनके साथ ही रहे, उनके कमरे में ही सोते थे। उनकी किताब को मैं किसी की प्रमाणिकता पर प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन जो नहीं पहुँच हो पाई कि उन्होंने भी यही चीज़ लिखी है, और हम लोग भी मानते थे, ना मानने का कोई कारण भी नहीं था। लेकिन जब वहाँ मैंने देखा इंक में, तो वहाँ पर 3 सजाएँ तो बिल्कुल स्पष्ट दिखी। पहली सजा जब डॉक्टर संपूर्णानंद जी को पकड़ा गया था, जेल गए थे, उस समय इनको हुई तो दिन भर की सादी सजा। मतलब ये सादी सजा होती थी कि सिंपल इम्प्रिजनमेंट की, सुबह से लेकर के शाम तक आप रहेंगे, पकड़े जाएगी। नाबालिग थे उस समय। फिर दूसरी सजा वो है जिसमें उनको बेंत मारा गया है। तीसरी सजा, तीसरी बार जब वो पकड़े गए हैं तो उनके ऊपर फाइन लगी है, 20 रुपये की फाइन उस समय लगी थी, या तो 3 महीने की सजा कारागार की। तो 3 महीने उन्होंने नहीं काटे, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं उन्होंने 20 रुपये की व्यवस्था की होगी, दिया होगा, जो भी रहा हो। और फिर उसके बीच में भी एक बार पकड़े गए हैं, उसमें सजा नहीं हुई है, पुलिस वालों ने पकड़ करके ही छोड़ दिया है। ये मैं मुजबानी नहीं कर रहा हूँ, ये जितनी बातें मैंने कही है अभी तक, ये सारी आज पेपर में निकली हुई है। ये चारों न्यूज जो मैं बता रहा हूँ, चारों न्यूज निकली हुई है। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि वो आज़ाद के नाम से निकली हुई है। आज़ाद लिखा है कहीं कहीं आज़ाद, और ब्रैकेट में चंद्रशेखर लिखा हुआ है। तो उससे बहुत सारी धारणाएं, जो मिथक जिसको मैं कह रहा हूँ, जो किताब का मूल थीम भी है, मिथक बनाम यथार्थ, तो जो उसमें मिथकीय मुझे लगा,
कि हम लोग जो जो किसी ने लिख दिया हम लोग उसको शुरू से मानते चले आए। उनको पहले तो जो आज़ाद तखल्लुस है, जिसको हम लोग आज़ाद उन्होंने कब स्वीकार किया, यही हर जगह लिखा हुआ है, सारी किताबों में लिखा हुआ है कि जब उनको बेत मारी गई तो उन्होंने ये प्रण कर लिया कि आज के बाद मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, इसलिए मैं आज़ाद रहूंगा। ये प्रण उन्होंने किया है, लेकिन बहुत बाद में किया, आफ्टर काकोरी उन्होंने किया, उसके पहले ऐसा कोई प्रण नहीं था। और जब वो पकड़े गए हैं उसके 2 महीने बाद उनको बेत मारी गई है, लेकिन जब वो पकड़े गए हैं दिसंबर 1921 में, उसी समय उनके नाम के साथ आज़ाद लिखा हुआ है। इसका मतलब कि बेत मारे जाने से आज़ाद तखल्लुस रखने का कोई लेना देना नहीं है। फिर बीच में पुलिस वाले पकड़ते हैं उनको और वो पिकेटिंग कर रहे होते हैं, बनारस में काशीपुरा चौमुहानी तक ले गए हैं। उस समय की वर्डिंग लिखी हुई है उसमें, इस टाइप की भाषा लिखी हुई है उसमें। फिर इन लोगों ने एक लेटर लिखा है आज अखबार को, वो लेटर भी छपा हुआ है उसमें, उस लेटर का भी इसमें जिक्र मिलेगा आपको इस किताब में। तो इस टाइप से करके कई चीज़ें ऐसी थी जो कि फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री जो उसको डाला जा रहा है, नोटिस किया जा रहा है। इसके पहले बाबू कृष्णमूर्ति की एक किताब है, कन्नड़ में लिखी गई थी, बहुत बड़ी किताब थी, 1975 के आसपास वो पब्लिश हुई थी। उन्होंने बहुत ही कमेंडेबल जॉब किया है, बहुत अच्छा काम किया था, मेहनत की थी, लेकिन उन स्रोतों तक एनी हाउ वो भी नहीं पहुंच पाए। एक आध चीज़ें उसमें है जो लगता है कि उन्होंने अखबार देखा था, लेकिन अखबार में पूरे अखबारों को शायद नहीं देख पाए थे या उसको कनेक्ट नहीं कर पाए थे। तो ये है। और जो उनकी लास्ट बार वो पकड़े गए हैं जिसमें फाइन हुई है बड़ा गाँव में, तो उसमें उनका बयान भी छपा है, आज़ाद जी का बयान भी छपा है। वो कहते हैं कि मैं ईश्वर को मानता हूँ, इस अदालत को बिल्कुल नहीं मानता। उस समय का ये मतलब सेट पैटर्न था कि उस अदालत को लोग नकारते थे, तो उन्होंने कहा कि इस अदालत को मैं बिल्कुल नहीं मानता, ये न्याय की अदालत नहीं है और मुझे इससे कोई न्याय की आशा नहीं। मेरे माता पिता जी जिंदा हैं, उन्होंने मुझे घर से भगाया नहीं है, उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए भेजा है और मैं यहाँ पर ज्ञानवापी में रह के पढ़ता हूँ, उन्होंने अपना पता सही बताया है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक इसी से जुड़ा हुआ मिथक और है जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सभी लोग पढ़ते आ रहे हैं। उसकी ओरिजिन कहाँ से होती है, जिसमें हम लोग कहते हैं कि जब उनको बेत मारी गई तो उन्होंने, जब पूछा गया तो उन्होंने बताया मेरा नाम आज़ाद है, यहाँ तक तो ठीक है। फिर उन्होंने जब पूछा गया कि आपके माता पिता क्या नाम है, तो उन्होंने बताया कि स्वतंत्र है या कहीं स्वाधीन मिलता है, घर कहाँ है, जेल खाना है। इस पूरी कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है अगर आप खोजेंगे तो उनके जीवन में ये कहीं नहीं मिलता है। क्योंकि आज़ाद जी के बाद के ऊपर मिथक जोड़ने का रीज़न ये भी रहा है कि ज़्यादातर चीज़ें उनके शहादत के बहुत बाद में लिखी गई हैं, 7 साल 6 साल 8 साल बाद लिखी गई। हालांकि उनकी पहली जीवनी उनके शहादत के मात्र 3 महीने बाद आ गई थी, मई में उनकी पहली जीवनी आ गई थी। और उनके साथ जो 1922 में पकड़े गए थे बलदेव मिश्र जी, उन्होंने वो जीवनी लिखी है। वो जीवनी भी पहली बार इस किताब में उल्लेख किया जा रहा है, वो अभी तक किसी ने देखा नहीं। वो नेशनल आर्काइव में उसकी प्रति है, मुश्किल से मुझे लग रहा है 60-70 पेज की होगी, छोटी सी। और वो जीवनी तो क्या है, जो उस समय के अखबारों में चीज़ें निकली उसका एक तरीके से कंपाइलेशन है। लेकिन भगत सिंह जी की भी जीवनी लगभग 3 महीने के बाद आ गई थी, उनकी शहादत के 2 महीने के बाद, और लगभग 2-3 महीने के अंदर इनकी भी आ गई थी। उसमें इनकी स्वरचित 2 शायरियों का भी उल्लेख किया गया, पता नहीं अब उसमें कितनी ऑथेंटिसिटी, आई डोंट नो, लेकिन मैंने उसका उल्लेख इसमें किया है इस पुस्तक में। तो उसमें जो ये कहानी है वो कहानी शुरू होती है भविष्य अखबार से। भविष्य अखबार यहाँ से निकलता था, मात्र 1.5 साल के आसपास तक निकला था, और रामदास सहगल जी के ही उसमें निकलता था, ज्ञान लिमिटेड जो था, ज्ञान मंडल लिमिटेड, उससे। तो उसमें उसके संवाददाता ने मौका मुआयना किया था, जो स्थान था उसका भ्रमण किया था शहादत स्थल का। और फिर वो चूंकि साप्ताहिक पेपर था तो शहादत 27 फरवरी की है, और जो वो अखबार में निकल रहा है वो 5 मार्च के अंक में निकला है। उसमें बहुत सारी स्टोरी लाइन है जो बहुत कैची है, बहुत ड्रामेटिक है, इसलिए वो आगे कंटिन्यू करती है। पहली बार वहीं पर ये बात आती है कि उन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया, पिता का नाम उन्होंने स्वतंत्र बताया, नॉट स्वाधीन, और घर कहाँ बताया, जेल खाना, और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी। हालांकि पिता का नाम उसमें गलत लिखा हुआ है, रहने का स्थान उनका गलत लिखा हुआ है, जो उस समय किसी को पता ही नहीं था। सच्चाई तो यही थी कि आज़ाद जी के शहादत के कई वर्षों तक, मतलब 10 वर्षों तक लोगों को सही जानकारी नहीं थी कि वो एग्जैक्ट रहने वाले कहाँ के थे। क्योंकि 5-6 साल तक वो बनारस में रहे थे, तो लोगों का ये इंप्रेशन था कि ही वॉज बेसिकली फ्रॉम बनारस। लेकिन वो बाद में, बहुत बाद में जाकर के पता चला कि ही वॉज नॉट फ्रॉम बनारस, वो बदरका के रहने वाले कुछ कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अलीराजपुर के रहने वाले। तो बाद में वो स्टोरी लाइन क्लियर हुई। तो जब मैंने उसको खोजना शुरू किया कि भाई ये कहानी फिर कैसे प्रिवेल की, या ये स्टोरी लाइन ये आगे कैसे बढ़ती गई, तो वो उसके बाद कहीं नहीं मिलती। ये जो मैं कह रहा हूँ, अपना नाम आज़ाद उन्होंने बताया, पिता का नाम उन्होंने स्वतंत्र बताया, और घर जेल खाना बताया, वो उसके बाद बीच में कहीं नहीं मिलती। 1947-48 में 2 किताबें छपती हैं। कानपुर के विद्रोही करके एक किताब थी, और एक किताब और छपी थी, उसमें फिर उसको उल्लेख उसका किया जाता है, उस स्टोरी का, जो भविष्य से ली गई है। भविष्य की फाइल किसी के पास रही होगी तो उसने उसका उल्लेख किया।
फिर वो 1967 तक कहीं नहीं मिलती है। इवन यशपाल जी का जो सिंहावलोकन उसमें भी उसका जिक्र कहीं नहीं है। बीच में बहुत सारी किताबें आई, कहीं जिक्र नहीं है। 67 में 2 किताबें आती हैं, उसमें से एक आज भी सबसे ज़्यादा प्रमाणित मानी जाती है, विश्वनाथ वैशंपायन जी की किताब, जो उनके सबसे निकटस्थ क्रांतिकारियों में से थे, आज़ाद जी के। और दूसरी किताब बलिदान करके थी, नंदकिशोर निगम जी के, वो भी क्रांतिकारी थे। उन दोनों में वो स्टोरी ली गई है, लेकिन वहाँ पर एक परिवर्तन कर दिया गया है। जो स्वतंत्र नाम था उसको स्वाधीन कर दिया गया है। स्वतंत्र नाम बेसिकली जो इंट की फाइलें हम देखते हैं तो उसमें कहीं कहीं स्वतंत्र शर्मा लिखा हुआ मिलता है, इनके पिताजी का नाम स्वतंत्र शर्मा, क्योंकि जिस लड़के के साथ ये रहते थे रूम में उसका नाम लक्ष्मी शंकर शर्मा था, एंड ही वॉज बेसिकली फ्रॉम जौनपुर। तो हमारा इंप्रेशन ये है कि देवर इन संस्कृत स्कूल, दोनों लोग साथ में थे। और मैं भी कि मुझे मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैं भी कि लक्ष्मी शंकर के पिता का नाम स्वतंत्र शर्मा रहा हो, जो इन्होंने बता दिया हो कि भाई मैं उनका भाई हूँ और उनके साथ रहता हूँ, क्योंकि उनको ये था कि भाई मुझे अपने आप को गुप्त रखना है, किसी को पता ना चले। तो इस तरीके, अब जब स्वाधीन एक बार लिख दिया विश्वनाथ वैशंपायन जी ने, तो आप एक बार जाके मिलाइएगा कि आज की डेट में मार्केट में जितनी हिंदी अंग्रेजी की किताब में सब में स्वाधीन ही लिखा हुआ है, स्वतंत्र नहीं मिलेगा। तो मैं इसीलिए कह रहा था कि जो कट पेस्ट वाली चीज़ है वो कैसे एक स्टोरी लाइन कहाँ से शुरू होती है और फिर डेवलप करते करते धीरे धीरे वो चीज़ें बढ़ती जाती हैं। तो किताब के बारे में बहुत थोड़ी सी चर्चा मैं करूंगा, क्योंकि इसके पहले बहुत डिटेल चीज़ें यहाँ पे हो चुकी हैं और 2 घंटे का लेक्चर यहाँ हो चुका है और वो सारा यूट्यूब पे मौजूद है एज इट इज। किसी को अगर देखना हो तो वो आराम से देख सकता है। आज सिर्फ मैं कुछ चीज़ों पे चर्चा करूंगा, खास करके जो नई चीज़ें, जब मैंने बताया कि करीब 200 किताबें 200 किताबें मार्केट में मौजूद हैं, तो फिर एक और किताब की ज़रूरत क्या है, 201वीं किताब लाने की आवश्यकता क्या है। तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि ये हम लोगों का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि 93 साल हो गए और हम अपने एक शहीद को, जिसे हर साल हम माल्यार्पण करते हैं, जिसको हर साल हम नमन करते हैं, और जिन्होंने एक्चुअल में उत्सर्ग किया है, एक्चुअल का मतलब एक्चुअल ही होता है, जब हम उनके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं तो आंखों में आंसू आ जाता है कि कितनी गरीबी वो झेले थे। किस तरह के लोग कहते हैं कि वो पढ़े नहीं थे, साहब पढ़े तो अभी भी लोग नहीं हैं, बहुत लोग अभी भी गाँव में आप चले जाइए नहीं पढ़े। जिस तरह की परिस्थितियों से वो निकले थे ना, जब वो प्रसंग आपको याद होगा महाभारत वाला, जिसमें कर्ण का और अर्जुन का युद्ध चल रहा है, तो जब अर्जुन बाण मारते थे तो कर्ण कई हाथ पीछे जाते थे और कर्ण जब मारते थे तो ये 3 हाथ पीछे जाते थे, और जब कर्ण का बाण चलता था तो कृष्ण जी दाद देते थे कि बहुत अच्छा, वेरी नाइस। तो फिर ये अर्जुन को बड़ा डिलेमा हुआ कि भाई ऐसे क्यों कह रहे हैं, मैं तो मार रहा हूँ तो 100 हाथ पीछे जा रहे हैं और ये दाद दे रहे हैं कर्ण की बाण पे। तो जब उन्होंने पूछा तो कृष्ण जी ने कहा भाई तुम्हारे ऊपर हनुमान जी भी तो बैठे हैं, उसके बाद भी वो मार रहा है, तुम 3 हाथ पीछे चले जा रहे हो। तुम सोचो कि अगर वो महाबली ना बैठा होता तो तुम पता नहीं कहाँ जाते, मैं भी बैठा हूं, मतलब जगत नियंता स्वयं बैठा है, महाबली हनुमान बैठे फिर भी तुमको वो 3 हाथ पीछे कर दे रहा है। तो हम यात्रा कहाँ से शुरू करते हैं वो मैटर करता है। भगत सिंह और आज़ाद में कोई तुलना नहीं हो सकती है और तुलना करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक संगठन था और उस संगठन की अपनी एक आइडियोलॉजी थी, विचारधारा थी, जो आज भी प्रासंगिक है, और दे फॉट फॉर दैट आइडियोलॉजी। उनका ये नहीं था कि देश आज़ाद हो जाए, आज़ाद तो होना ही था। कोई विदेश से आकर के कितना दिन, आपको 1000 साल तक थोड़ी बंधक बना के रखेगा, आज नहीं कल जब सारे लोग जागृत होंगे तो जाना ही है। लेकिन एक आइडियोलॉजी थी और वो सभी को पता है, समानता के लिए, स्वतंत्रता के लिए, बंधुता के लिए, सभी। इसमें एक प्रसंग आया है, बहुत जबरदस्त प्रसंग है, वो भी पहली बार ही कोट कर रहा हूँ मैं। सनत, एक उनके मित्र थे, पूर्णचंद्र सनत थे, उन्होंने लिखा है कि एक दिन हम लोग जा रहे थे कहीं और एक भिखारी आ गया, तो आजाद जी ने अपने जेब में हाथ डाला, जो भी रहा होगा 1 रुपया 1.5 रुपया जो भी था उसको निकाल करके दिया, और फिर उसके जाने के बाद एक गहरी सांस ली। उन्होंने कहा कि देखो कब ऐसा दिन आएगा जब हिंदुस्तान में भिखारी नहीं रहेंगे। क्या वो सपना पूरा हो पाया? बिल्कुल नहीं हो पाया, आज भी भिखारी हैं। तो वो सपना वो देख रहे हैं 1931 में, 1921 से 1931 के बीच में देख रहे हैं। आज से 90 साल के ऊपर हो गया उस सपने को देखे हुए। जिस मताधिकार का आज हम प्रयोग कर रहे हैं, उस मताधिकार की मांग 1925 में उनका संगठन कर रहा है लिखित रूप में कि सबको वयस्क मताधिकार दे दिया जाए। कांग्रेस ने तो बहुत बाद में उस चीज को स्वीकार किया है। कई बार तो ऐसा लगता है कि दे आर जस्ट फॉलोइंग रिवोल्यूशनरीज जो चीजें कह रहे हैं, तो वो चूंकि वैश्विक एक सोच है ना, एक वैश्विक सोच है। आप बुद्ध धर्म का जब उदय हुआ आप देखेंगे तो उसमें पूरी दुनिया में उस तरह का उद्गार था, अकेले हिंदुस्तान में नहीं था। कन्फ्यूशियस हो रहे हैं, लाओत्से हो रहे हैं, जितने बड़े बड़े थिंकर हैं, इवन 72 फिरके तो सिर्फ हिंदुस्तान में थे उस समय। तो वो देश काल होता है, परिस्थितियां होती हैं और उसका एक कालखंड होता है।
तो मैं सिर्फ आज इस पुस्तक पे थोड़ी सी यही चर्चा करना चाहूँगा कि जो नई चीज़ें हम लोग इसमें जोड़ रहे हैं, एक तो जो इंट की फाइलों से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, उनका जो मूवमेंट है, उस समय के जो इंस्पेक्टर्स थे मुखर्जी और बनर्जी, वहाँ पर स्पेशली देवर डूइंग देयर जॉब इन बनारस, तो उन लोगों ने, अच्छा हम लोग अभी तक यही इंप्रेशन था कि काकोरी के बहुत बाद में मतलब इनकी मुखबिरी, इनके ऊपर लोगों ने फोकस करना शुरू किया पुलिस ने, लेकिन काकोरी के कम से कम 2 महीना पहले से इनको ट्रेस करना शुरू कर दिया था पुलिस ने। जब ये दूसरे क्रांति सचिंद्रनाथ बख्शी वगैरह के संपर्क में आए हैं, वहां से वो लिखना शुरू कर दिए कि भाई ये आजाद नाम का लड़का है और ये बहुत जा रहा है सचिंद्रनाथ बख्शी के घर पे और ये भी संदिग्ध है। तो जैसे ही काकोरी हैपन हुआ, उसके पहले भी 4-5 वो हुए हैं, अभियान हुए हैं, उन अभियानों पर भी पूरी डिटेल के साथ पहली बार इस किताब में आया है और वो फाइलों से आया है, सरकारी जो फाइलें हैं उससे आया है, पूरा मुफ्ती का है, बमरौली का है, इस तरह के बहुत सारे वो हैं, वो पूरी डिटेल है जो आज तक हम लोगों ने कभी नहीं पढ़ी थी कि चंद्रशेखर आज़ाद या इवन भगत सिंह जी, जैसे भगत सिंह के बारे में ये है कि बमरौली के उसमें शामिल हुए थे 1924 में, और 1925 के सितंबर में हो रहा है आपका वो काकोरी के 2 महीना पहले से इनकी वो शुरू हो गई निगरानी। और जैसे ही काकोरी होती है, पुलिस फिर जितने भी संदिग्ध लोग थे सबको देखती है कि कौन कहाँ था, तो वो फिर रिपोर्ट आती है कि भाई आज़ाद जो था इस तारीख को यहाँ से निकला है, ये महिला वहाँ पर इसको मिली थी, उससे ये बात करी है उसने, और फिर उसने कहा कि मैं फैजाबाद जा रहा हूँ, लेकिन वो पता नहीं कहाँ गया, और फिर इस डेट को लौट के आया है तो इस आदमी से मिला है, इवन उनके कमरे की सर्च हुई है। ये इतिहास में कहीं रिकॉर्ड नहीं है और ये उसी समय की फाइल है, 1925 की डायरियाँ हैं, 1926 की डायरियाँ हैं, उससे जो चीज़ें हैं वो पहली बार इसमें हम लोग दे रहे हैं। और जैसे इनका जब ये काकोरी के बाद ये फरार हुए हैं तो इनका पूरा टाइम लगभग 2.5 वर्ष के आसपास का झांसी में कटा है और पुलिस को बिल्कुल मतलब कभी ये इशारा भी नहीं मिला कि वो झांसी में रह रहे हैं, जबकि जिस घर में ये हेड कांस्टेबल की ड्यूटी रहती थी, कमोद सिंह करके था, वो एक आंख का काना था, वो वहां पर ड्यूटी करता था और उससे पंजा भी लड़ाया चंद्रशेखर आज़ाद ने। तो ये तो खैर उनके साथियों को मेमोयर्स में आ जाता है, विश्वनाथ वैशंपायन जी के मेमोयर, भगवान दास माहौर जी के मेमोयर में, और जो सदाशिव मलारपुरकर जी थे उनके मेमोयर में आता है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, पुलिस क्या कर रही है या सीआईडी क्या कर रही है, ये अभी उपेक्षित था। ये उपेक्षित क्या था, मिला नहीं था, अभी तक वहाँ तक पहुँच नहीं बन पाई थी। तो वो किस तरीके से पुलिस वाले लगातार कोशिश कर रहे हैं, जगह जगह कांटे डाल रहे हैं, कुओं में खोज रहे हैं, यहाँ खोज रहे हैं, वहाँ खोज रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति वहीं पर पूरे चौड़ाई के साथ रह रहे हैं अपने, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। फिर वहाँ से जब ये हुआ कि भाई पुलिस वाले अब संदिग्ध वो मान करके सर्च कर रहे हैं, तो फिर उनको हटा करके मास्टर रुद्र नारायण जी ने उनको फिर सातार तट पे भेजा, सातार घाट पे अभी भी वहाँ मूर्ति लगी है और अब एक महावीर जी का मंदिर भी बन गया है वहाँ पे। बिल्कुल निर्जन कुटिया में वो रहे, और वो निर्जन कुटिया कितनी निर्जन थी, इसकी निर्जनता का उल्लेख उस समय के जो इंस्पेक्टर जिनको आज़ाद जी की गोली लगी थी लात शहादत के समय, ठाकुर विश्वेश्वर सिंह ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया। उस स्थान को विजिट करने के बाद उन्होंने उस स्थान को जाके देखा है और फिर आकर के उन्होंने बताया कि इस रास्ते से हटने के बाद इस रास्ते पे जाकर के यहाँ ये नाला नदी में गिरता है, वहाँ बिल्कुल निर्जन सी कुटिया है, अब तो छोटा सा एक मंदिर भी बन गया है। वहाँ पर पता चला कि आज़ाद वहाँ रहते थे। उस गांव के किसी व्यक्ति से उनकी बात हुई, उसने पहले कहा कि हाँ साहब हम बयान देंगे, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं साहब जमींदार हमको मार डालेंगे, तो उससे बयान नहीं दिया। लेकिन ये रिपोर्ट पहली बार आ रही है, तो वो एक तरीके से वैल्यू एडिशन हम कह सकते हैं उसको। और वहाँ के मास्टर रुद्र नारायण से जो कुछ लोग संपर्क में थे उनके भी बयान उसमें आए हैं, श्रीधर राव वगैरह के वो भी उसमें आए हैं। सदाशिव मलारपुरकर वो व्यक्ति हैं जो आज़ाद जी के साथ पहली बार उनके गाँव गए थे, उनके जीवन काल में 1928 में उनके साथ, मतलब आज़ाद जी जब 1921 में घर से भागे हैं तो फिर उनका घर से कोई संपर्क नहीं रहा। 1-2 बार उन्होंने चिट्ठी लिख करके बता दिया कि मैं बनारस में संस्कृत पढ़ रहा हूँ, फिर वो कभी घर नहीं गए 6-7 साल तक। अब सोचिए कि जब वो भागे होंगे तो हार्डली 13-14 साल के रहे होंगे। 13-14 साल का एक बच्चा भागता है और फिर जाकर के, और एकदम भीड़ बाहुल इलाके में, उनके आसपास के जो गांव थे पोची, इमली और बिलझर, वो 100% भीड़ थे, 100% भीड़ थे। जो भाबरा जहां इनका डेवलपमेंट हुआ वो तो बाद का बसा हुआ है। जब इनके पिताजी वहां आकर के बसे तो मुश्किल से 31 घर थे, 31 जो उस समय का सेंसस बताता है, और उन 31 घर में से 31वां घर इनका था, और इनके घर के ठीक सामने थाना था। वहाँ का जो भाबरा का थाना था, बीच में सड़क थी, उसके जस्ट सामने थाना था। तो बचपन से इन्होंने थाना, चोर, पुलिस वो सब देखा हुआ था, और वहाँ बड़े बड़े वृक्ष थे, बहुत घना मतलब जंगल वाला इलाका था। वहाँ से वो भाग करके आते हैं संस्कृत पढ़ने के लिए, और फिर देखिए कि कैसे मतलब डेस्टिनी किसको कहाँ ले जाती है कि एक व्यक्ति जो कानपुर से, जिसके फोरफादर आकर के बदरखा में बसते हैं उन्नाव में,
फिर वो आदमी उसी समय गांव से निकलता है जबकि चारों तरफ अकाल पड़ा है। ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में अकाल पड़ा था, वो फेमिन हर जगह थी, वो मतलब नेशन वाइड थी। उस फेमिन में वो आदमी यहाँ से निकल कर नौकरी करने के लिए कहाँ जाता है, जो कि उसके इलाके से कई गुना ज़्यादा पिछड़ा इलाका है, कई गुना ज़्यादा पिछड़ा इलाका। झाबुआ का जो इलाका था पूरा भील इलाका, वहाँ जाकर के 1899 में इनके पिताजी गए हैं और इनके भाई का जन्म यहीं हुआ था बदरखा में। फिर ये वहाँ जाते हैं, इनका जन्म फिर वहाँ पे होता है चंद्रशेखर आज़ाद जी का। और उन्हीं लोगों के बीच में वो पलते बढ़ते हैं, उनसे तीर कमान चलाना सीखते हैं, तीर धनुष चलाना सीखते हैं, शिकार करना सीखते हैं, एम्बुश लगाना सीखते हैं। मतलब जो डेस्टिनी कैसे तैयार करती है, जब आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि उनको कोई तैयार कर रहा है, कोई हेल्पिंग हैंड है जो उनको शेप कर रहा है। फिर वहाँ से तो वो जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इसमें आई हैं। एक तो सदाशिव मलारपुरकर जी 1928 में इनके साथ गांव गए थे, 1921 में गांव से घर से भाग 1920 में घर से भागने के बाद। और सदाशिव मलारपुरकर जी बाद में गिरफ्तार हुए थे महाराष्ट्र में, वो और भगवान दास माहौर दोनों लोग गिरफ्तार हुए थे। उन्होंने एक बड़ा लंबा बयान दिया, ऑलमोस्ट 30 पेजेस के आसपास का बयान है। वो बयान भी आज तक कहीं हिस्ट्री में रिकॉर्ड नहीं है, वो सिर्फ फाइलों में है और वो बड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का बयान है। फिर उनको जब बाद में दूसरे जेल में भेज दिया गया तो जैसे ही नाट बाबर को पता चला कि सदाशिव मलारपुरकर ऐसा व्यक्ति है, जब कैलाशपति पकड़ा गया तो कैलाशपति ने कहा कि उनके माता पिता का जो ठिकाना वो सिर्फ एक व्यक्ति को पता है, सदाशिव मलारपुरकर को। तो सदाशिव मलारपुरकर को खोजते हुए ये लोग वहाँ गए महाराष्ट्र की जेल में। वहाँ फिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया है, वो बयान हुआ है, वो बयान भी उसमें दर्ज है, लेकिन वो भी हिस्ट्री में कहीं रिकॉर्ड नहीं। फर्स्ट टाइम इन दिस बुक दैट स्टेटमेंट इज कमिंग। और बाकी बहुत सारे केसेस जैसे लाहौर, दिल्ली, पटना, मनमाड़ केस की जितनी फाइलें हैं उनको भी एक्सप्लोर नहीं किया गया है। मतलब कम से कम आज़ाद की या इवन भगत सिंह जी की जो जीवनी है उसको लिखने में उनको एक्सप्लोर नहीं किया गया, जबकि वो रीडली अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत मुश्किल है, आप अभिलेख पटल पे जाएंगे वहाँ मिल जाएंगी आपको, आप नेशनल आर्काइव या स्टेट आर्काइव में जाएंगे वहाँ भी आपको फाइलें मिल जाएंगी, लेकिन एनी हाउ नहीं हो पाई हैं। इसमें कई लोगों को, जैसे शिव वर्मा जी का बयान है, कैलाशपति जी का बयान है, दुर्गा देवी का बयान है, ये उन बयानों की मैं बात कर रहा हूँ जिसको आज तक इतिहास में जगह नहीं दी गई है या एनी हाउ वो इतिहास में नहीं आ पाए हैं। शिव वर्मा जी का जो इनकी फाइलों में बयान मुझे मिला, कैलाशपति का तो बहुत लंबा बयान, ऑलमोस्ट 80, क्योंकि वो अप्रूवर हो गया था बाद में। और कितना इंटरेस्टिंग होता है, जब जब आज़ाद जी की शहादत होती है तो उनका फोटोग्राफ करवाती CID और पहचान के लिए हर जगह भेजती है। तो दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस की फाइल में ये उल्लेख है, लिखा हुआ है कि जब वो फोटो कैलाशपति और उसके साथियों को दिखाया गया जेल में तो कैलाशपति रोने लगा। मतलब एक आदमी जो मुखबिर बन गया है, पुलिस का सरकारी गवाह बन गया है, सुल्तानी या इकबालिया गवाह जिसको कहते हैं, सुल्तानी या इकबालिया गवाह बन गया है, जिसकी गवाही पे पूरा केस खड़ा है, वो आदमी भी अपने आप को रोक नहीं पाता। ये होती है लीडरशिप। लीडरशिप की वो होती है ना कसक, वो होती है। जैसे यश की धरोहर में भगवान दास माहौर जी इसका उल्लेख करते हैं। वो कहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद इतना सक्सेसफुल इसलिए नहीं रहे कि वो बहुत पढ़े लिखे थे या उन्होंने लीडरशिप की, वो लोगों के दिलों में जिंदा रहते थे। और ये उनकी माँ का गुण था। उनके पिताजी तो बड़े गुस्सैल थे, वो गुस्सा भी था आज़ाद के अंदर, लेकिन वो अपनी बौद्धिकता से, अपने विवेक से उसको हमेशा काबू में रखे। और वो कितना स्ट्रांग होल्ड था, जब हम पढ़ते हैं तो कई बार लगता है कि यार इतनी कम उम्र के लोग इतने मेच्योर हो सकते हैं, कभी कभी विश्वास नहीं होता। चाहे वो भगत सिंह जी को पढ़ें हम लोग, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद को पढ़ें, 25 साल के थे जब उनकी शहादत हुई, तो 25 साल पूरा भी नहीं हुआ था चंद्रशेखर आज़ाद जी का, और 23 साढ़े 23 साल के भगत सिंह जी थे। लेकिन मेच्योरिटी का लेवल देखिए तो मतलब आंखें खुली रह जाती है, ये लगता है कि यार मतलब हम लोग तो कहीं नहीं उनके सामने टिकते हैं। तो वो डेस्टिनी करती है, जो भेजना है, जिसने बना कर डिजाइन करके भेजा है वही उस खिलौने की चाबी भी दे रहा है। जो आज़ाद जी के ऊपर सबसे ज़्यादा मिथक हैं, या तो उनके शुरुआती दिनों के दौर के हैं और या तो फिर उनकी शहादत को लेकर के, जबकि मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा जो अवेलेबल मटेरियल है वो उनकी शहादत पे सबसे ज़्यादा अवेलेबल मटेरियल है, और ज़्यादातर मित्रों ने उनकी लिखा है। लेकिन उसमें डिस्क्रिपेंसी या कंट्राडिक्शन इसलिए आता है कि कई साल बाद लिखा गया है। कई साल बाद लिखने का मतलब ये है कि जैसे आज़ाद जी जैसे ही शहीद हुए हैं, उस पर जो सबसे पहला स्टेटमेंट आया वो तो नेहरू जी का है। नेहरू जी ने बम्बई में कहीं किसी सभा में भाषण देते हुए बोला था, वो उनके कलेक्टेड वर्क में है और वो बॉम्बे क्रॉनिकल में छपा था जस्ट आफ्टर 15 डेज, 15 दिनों के बाद उन्होंने बोला था कि हमारे एक साथी को मतलब पुलिस वालों ने ऐसे मार दिया, और जो है उनके तरीके हो सकता है कि हम उससे सहमत ना हो, लेकिन ऐसा नहीं कि वो हमसे कम देशभक्त थे। इस टाइप का स्टेटमेंट उनका निकला था। उसके बाद जो पहली जीवनी आई, जैसा मैंने बताया 1931 की मई में ही आ गई। फिर उसके बीच में कुछ नहीं लिखा गया है, किसी ने एक शब्द नहीं लिखा है। फिर वो आकर के लिखते हैं तो वही लिखते हैं, नेहरू जी ही लिखते हैं 1935 में अपनी ऑटोबायोग्राफी में, जो कि 1936 में हिंदी में भी आ गई थी।
तो उसमें वो अपने खुद से मिलने का एक उल्लेख करते हैं, जिक्र करते हैं कि वो मुझसे मिलने के लिए आनंद भवन में आए थे और ये बातें हुई थी। 1 सवा पेज का उन्होंने लिखा है। उसके बाद बीच में फिर कुछ नहीं लिखा जाता है। 1939 में यशपाल जी आते हैं जेल से छूट करके 37 या 38 में, तो वो एक पत्रिका शुरू करते हैं विप्लव। विप्लव का अंक निकलता है आज़ाद अंक 1939 के फरवरी में। वो पहला अंक है जिसमें इतने डिटेल में चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर बात होती है, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी पे ज़्यादा बातें हैं उसमें, उनके जीवन पे, व्यक्तिगत जीवन पे उसमें भी बात नहीं है। फिर उसी दौरान 1939 में ही छूटते हैं विश्वनाथ वैशंपायन जी, वो उनके गांव जाते हैं चंद्रशेखर आज़ाद के, फिर उसका पूरा जो हवाला है डिटेल वो विप्लव में छपता है। उसके बाद भी बीच में 1955 के आसपास इनकी किताब छपती है यशपाल जी की, जो सिंहावलोकन है। 1959 में फिर आकर के यश की धरोहर छपती है, और फिर जाकर के 1964 में बनारसी दास चतुर्वेदी जी एक संपादन करते हैं। बहुत अच्छी किताब है वो, आज भी मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा मैटर अगर चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर ऑथेंटिक है तो उसी बुक में है। बुक क्या है, मैगजीन है वो, नर्मदा का आज़ाद अंक। उसके पहले नर्मदा का शहीद अंक 1960 में छपा था, लेकिन उसमें आज़ाद के ऊपर 2-3 लेख थे। और फिर लोगों ने जितना भी किया है उन्हीं चीज़ों की घुमा फिरा करके, जिसको कहते हैं कि टोपी को इस सर से उस सर, उस सर से उस सर किया है। कोई वैल्यू एडिशन नहीं है हम लोगों को, कोई वैल्यू एडिशन नहीं दिखता। इवन आफ्टर द मार्टियरडम, 93 ईयर्स ऑफ द मार्टियरडम, वो 90, 93, 92 साल के बाद भी जो वैल्यू एडिशन दिखना चाहिए, उसके बाद कई लोगों ने लिखा है। लोगों ने मेमोयर्स भी अपने लिखे हैं, उनके कई साथियों ने 1980 तक उनके साथियों के मेमोयर्स आते रहे। जो सतगुरुदयाल अवस्थी जी थे 1980। तो जो मिथकी है, मैं बता रहा हूँ कि कई मिथक उसमें थे। एक तो आपके यहाँ से ही जुड़ा हुआ है कि ये पिस्तौल थी ही नहीं। धर्मेंद्र गौड़ ने कहा कि भाई वो तो माउजर था। उसके ऊपर इस किताब में आपको कम से कम 10 पृष्ठ मिलेंगे उस सिर्फ पिस्तौल की ओरिजिनल फाइलों से, कि वो कैसे 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 डेवलप की है। और वो यही कोल्ड पिस्तौल थी, क्योंकि लीडर अखबार में निकला हुआ है कि वेल ऑयल्ड स्मोकलेस 93 मेड कोल्ड पिस्टल, ऑटोमेटिक कोल्ड पिस्टल। अब वो कहाँ से आई, कैसे आई, वो इसमें सारी डिटेल है। इतिहास में कई चीज़ें और दर्ज नहीं हैं, बस थोड़ी सी चीज़ें मैं कहूँगा, क्योंकि हमको अपने वक्ताओं को ज़्यादा सुनना है, लेकिन बैकग्राउंड में ही इतना कुछ हमने सुना दिया आपको। एक चीज़ जो दर्ज नहीं है वो है उनके तीसरे साथी की बात। तीसरे साथी को इतिहास ने कभी नोटिस ही नहीं लिया। जब चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए तो हर जगह यही लिखा हुआ मिला कि उनके साथ एक साथी गोली चला रहा था। बाद में जो कि सुखदेव राज के रूप में जिसकी जानकारी हुई, सुखदेव राज जी ने अपना खुद का भी संस्मरण लिखा हुआ है। तो आज तक दुनिया यही मानती थी कि उस समय सिर्फ 2 लोग थे, लेकिन उस समय के जितने ओरिजिनल कागज है सब में 3 लोगों को उल्लेख है। लीडर अखबार में है, पायनियर अखबार में है, आज अखबार में है, पहली जीवनी में उनके है, जो इंट की फाइल्स है उसमें उसका उल्लेख है, और जो लोगों ने बयान दिए हैं उस समय को उसमें उल्लेख है कि उनके 2 नहीं, 1 नहीं 2 साथी थे। तीसरा साथी कौन था आज तक किसी ने नोटिस ही नहीं लिया। और वो 1937 में 1937 में एक किताब छपी है, टेररिज्म इन इंडिया। वो 1917 से लेकर के और 1937 तक की है। तो वो एक्चुअल में नोटिफाइड जो सूचनाएं होती थी इंट की, जो इंटेलिजेंस की होती तो उसको कंपाइल करके उन्होंने छपवाया। पहले तो वो लिमिटेड सर्कुलेशन के लिए रहा होगा, लेकिन अब वो मिल जाती है। उसमें जो बिहार वाला पार्ट है उसमें स्टेट वाइज उन्होंने लिखा है, यूनाइटेड प्रोविंस में टेररिज्म कैसे शुरू हुई, या मतलब जो जिसको हम लोग रिवॉल्यूशनरी एक्शन कहते हैं वो कैसे शुरू हुआ, कैसे डेवलप हुआ, उन्होंने स्टेट वाइज लिखा है। बिहार वाले ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा है हजारी लाल के नाम के साथ कि एट द डे आज़ाद वॉज शॉट, बस आज़ाद वॉज शॉट, तो ये हजारी लाल वॉज प्रेजेंट ओवर देयर, और वहाँ से फिर ये भाग करके पटना गया। इतिहास में पहली बार इसको दर्ज किया गया है। उसके ऊपर भी काफ़ी चीज़ें हैं, हालांकि कुछ स्टेटमेंट अभी भी नहीं मिल पाए हैं। और एक व्यक्ति जिसका इतिहास में और जिक्र नहीं हुआ है वो व्यक्ति है शिवचरण मिस्त्री। शिवचरण मिस्त्री जिसको कि मैं मानता हूँ कि एक्चुअल मुखबिर था, उसके ऊपर भी बहुत सारी सूचनाएँ हैं। तो कुल मिलाकर के कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको पहली बार इतिहास में इस किताब के माध्यम से आज़ाद जी के कंटेक्स्ट में लाने का प्रयास किया गया है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने तथ्यों के अभाव में मिथकीय रूप ले लिया है, उनको एनालाइज करके और फिर उनको रिवाइज करने की कोशिश की गई है। कोई नई चीज़ मिली है तो उसको ऐड करने की कोशिश की गई है। तो बस यही एक छोटा सा प्रयास है, और यही हम आपसे इच्छा भी करेंगे, लालसा भी हमारी है कि आप इसको पढ़ें और पढ़ करके जो भी ऑथेंटिक क्रिटिसिज्म है वो हम तक पहुंचने दें, ताकि इसमें संशोधन कर सकें हम लोग। बस इतना ही मुझे कहना था। आपने इतने ध्यान से सुना, इतने पेशेंस सुना, इसके लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।